दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब कैटेगराइजेशन जो है वो एससी रिजर्वेशंस में किया जा सकता है। और दो बातें इस जजमेंट में आई हैं कि एससी कम्युनिटी है वो होमोजीनियस नहीं है और ग्रेटर इक्वालिटी पाने के लिए अंडर रिप्रेजेंटेड कास्ट को सामने लाने के लिए आप उसमें सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, यानी स्टेट सब कैटेगराइजेशन कर सकता है। और दूसरी बात ये भी आई है कि क्रीमी लेयर भी इंट्रोड्यूस एससी में किया जा सकता है। अब तक की समझदारी ये थी कि एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी है, यानी आदिवासी और जो दलित हैं वो एक होमोजीनियस कम्युनिटी हैं, क्योंकि उनके खिलाफ हज़ारों साल से छुआछूत किया गया है, उनके खिलाफ हर तरह से सताया गया है और विकास के जितने भी पैमाने हैं उसमें सबसे नीचे हैं। एक और भी दिलचस्प बात इसमें है कि ये जो जजमेंट आया है ये 6/1 के तौर पे आया है सब कैटेगराइजेशन के फेवर में। एक ही जज ने इसके विरोध में अपनी बात रखी है और उनका ये कहना था कि ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है और आर्टिकल 341 के तहत जो है वो एससी की लिस्टिंग होती है और पार्लियामेंट को ही अधिकार है कि वो उसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एससी कास्ट का कर सके। और ये इसलिए क्या किया गया है ताकि राजनीतिक दखल अंदाजी जो है उसको रोका जा सके। लेकिन जो ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी थी जजेस की, उन्होंने अपने ही 2004 और 5 के फैसले को खारिज कर दिया है और कहा है कि नहीं, सब कैटेगराइजेशन जो है वो इक्वालिटी हासिल करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डाटा प्रोवाइड करे कि हाँ इस तरह के अंडर रिप्रेजेंटेशन है। क्या इस तरह के फैसले के बाद दलित यूनिटी टूटेगी या इससे उनके अंदर में मसावात की जंग तेज होगी, या फिर सवाल ये भी है कि जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो जनरल के नाम पे सारी मलाई खा रहे हैं, सारे संसाधनों पे कब्जा है, बिजनेस और इंडस्ट्री मीडिया में सब जगह उन्हीं का बोलबाला है, उनके बारे में कोई सवाल कोई फैसला क्यों नहीं होता? ईबीसी जो रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो कैसे इतनी जल्दी पास हो गया? तमाम संस्थाओं पे ऊंची जाति के लोग को वो कब्जा है और एससी और एसटी का रिजर्वेशन अभी तक फुलफिल भी नहीं हुआ है, ओबीसी का भी नहीं फुलफिल हुआ है। इन तमाम बातों पे हम धर्मराज जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के से पढ़े हुए हैं, एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, इनसे इनकी राय लेना चाहेंगे। धर्मराज जी, आप इस जजमेंट को क्या देख रहे हैं? क्या इसका उपयोग होगा ज़्यादा या इसका दुरुपयोग होगा या राजनीति कुछ बदलने वाली है? ये एक बड़ी साजिश का ये शुरुआत है। देखिए, ये जो सब कैटेगराइजेशन है आरक्षण के मामले में बड़ा आकर्षक लगता है। ओबीसी में पुराने समय से, बहुत लंबे समय से, जब मंडल कमीशन आया था तब जब करीब 30 साल होने को हैं या कहें हो गए, और आज तक मंडल कमीशन पूरा का पूरा नहीं आ पाया। यही भाजपा सरकार 2017 में रोहिणी कमीशन का गठन की और इसने कहा कि ओबीसी का हम सब कैटेगराइजेशन करेंगे। अभी तक नहीं किया गया है और जहां पर सब कैटेगराइजेशन की मांग है ही नहीं, वहां पर आखिर कौन है? क्योंकि यह आप कह रहे हैं कि जजमेंट आया है, इस पर बात हो रही है, इसका मतलब है कि जजमेंट आया है तो कोई कोर्ट गया भी होगा, किसी ने वो पिटीशन डाला भी होगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको एससी कैटेगरी में नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनका देखभाल नहीं किया जा रहा है। यह पिटीशन डलवाया किसने? ये इस पिटीशन के जो पिटीशनर हैं उनकी भी पहचान होनी चाहिए और उनके भी सोशल और पॉलिटिकल लोकेशन की जांच होनी चाहिए कि उनका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं है, क्योंकि यही वो सरकार है या कोर्ट है। तमाम सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर निचली कोर्ट से, यानी कि निचली अदालतों में आरक्षण के से संबंधित तमाम उल्लंघन के मामले पड़े हुए हैं। किसी में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया। लेकिन इतने सेंसिटिव मुद्दे पर जहां पर एससी एसटी की बात आती है और जहां तक बात है कि पूरे देश में जितना भी सीट है वो तो भरा ही नहीं जाता है। क्रीमी लेयर की बात है। देखिए, क्रीमी लेयर का मतलब ही है कि यह कहीं ना कहीं सरकार चाहते हैं या कोर्ट के जो बैठे हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि डिबेट इस पर न हो कि ईडब्ल्यूएस जैसे फ्रॉड मामले को कैसे पास कर दिया गया।
वो नहीं चाहते हैं कि कोई ये पूछे कि जिस व्यक्ति का सालाना आय 8 लाख रुपए हो और उनके पास 5 एकड़ की जमीन भी हो और वो भी गरीब हैं ईडब्ल्यूएस में। जैसे इस देश के जो सवर्ण है, मान लिया उनको लगता है कि सवर्ण गरीब होते हैं, गरीब कोई भी हो सकता है, तो इसमें गरीब सवर्णों की कहाँ जगह है? जिस भी व्यक्ति का सालाना इनकम 8 लाख तय कर देंगे और कुछ ज़मीन भी अलाउ कर देंगे, तब तो फिर कोई बचा ही नहीं। तो ईडब्ल्यूएस भी फ्रॉड था। और यूआर में जितनी भी बहाली हो रही है, आप देखेंगे यूआर की बहाली हो जाती है, ओबीसी एनएफएस हो जाता है, एससी एसटी एनएफएस हो जाता है। बिहार में अभी अभी आरक्षण को बढ़ाकर दिया गया था और उसे 75 तक किया गया था, जिसमें 75% तक, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। यानी कि 65 एससी एसटी ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है। वहां पर तो कोर्ट ने उल्टा निर्णय दिया है। वहां पे तो कह रहा है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर आप जिसको भी, अगर एससी को मान लिया 15% मिल रहा है, किसी को 7-7.5% मिल रहा है, आप 15 को लागू कर देंगे ईमानदारी से, 15% को भी अगर आप लागू कर देंगे, तो जितने भी अलग अलग जाति के लोग हैं बिना किसी झगड़े के उन सबको बारी बारी से मौका मिलेगा। लेकिन नौकरियां बहुत सालों बाद आती हैं, प्लस उसमें से कुछ सीटें आप एनएफएस लगा देते हैं। इसका मतलब है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, बल्कि यह पुरानी मांग है कि एनएफएस रुके। किनके साथ एनएफएस हो रहा, नॉट फाउंड सूटेबल, किन कैंडिडेट के साथ हो रहा, ये तमाम मुद्दों को छोड़ के इस पे जबरदस्ती मुद्दा लाना कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर है, मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि एससी एसटी बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, धन वाला हो गया है। एससी और एसटी का जो विकास है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा आया। बल्कि आपको याद दिलाते चलें कि हाल में ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बयान दिया था कि कोई एसटी का आदमी अगर किसी के बगल में एक खास प्रकार समाज के सवर्ण समाज के बगल में, लोग भाजपा पे आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा था कि उनके बगल में कोई आदिवासी अच्छे कपड़े पहन के बैठने लगा है, बढ़िया खाना खाने लगा है या जो भी है, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस प्रकार के जो फैसले हैं, एक ईर्ष्या का इसमें अंश है, ईर्ष्या दिखाता है और ये बहुत बड़ी साजिश है गरीब को और तोड़ने का, उनको बर्बाद करने का, उनको और कानूनी दांव पेंच में फंसाने का। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि राजनीतिक तौर पे ये उनको और बांट देंगे और जो एक दलित एक आवाज़ थी और कमज़ोर हो जाएगी? नहीं, देखिए दलित आवाज़ तो पहले से भी कमज़ोर है। इसमें हो सकता है हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो, वो नहीं मेरी बात मानेंगे। आप एक उदाहरण से मैं आपको साबित करूंगा कि कैसे दलित राजनीति एक प्रकार से देखेंगे तो, अगर सत्ता पक्ष की दृष्टि से देखेंगे तो ख़त्म है, उसका कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है। ईडब्ल्यूएस जब बिल बना था तो उस समय के मंत्री थे, यानी कि आरक्षण का मामला ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के मिनिस्टर को पेश करना था, उनके संज्ञान में, उनकी अनुमति से बनना था। उसके मंत्री थे उस वक्त थावर चंद गहलोत साहब। गहलोत साहब खुद एससी समाज से आते हैं। आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी अपने सरप्राइजिंग पॉलिटिक्स के फैशन के नाम पर एक बिल बनाते हैं और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस को सीधे पार्लियामेंट में पेश करने को कहते हैं। उस बिल पर, जिस बिल पर कभी उस मिनिस्ट्री में चर्चा तक नहीं हुई, उस बिल पर थावरचंद गहलोत साहब को समर्थन में, चूंकि वो सरकार में खुद एक मिनिस्टर थे, तो जैसा कि मीडिया रिपोर्टिंग है कि थावरचंद गहलोत साहब को भी भनक नहीं थी कि आज कौन सा बिल पेश होने वाला है, क्योंकि कोई भी बिल पेश होगा तो उसमें पहले से गहमा गहमी रहेगी, पक्ष विपक्ष राजनीति होगी, अखबारों में फ्रंट पेज पे छपेंगे। 1 घंटे के भीतर वो बिल आता है, ताली बजती है, पास हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में, भाजपा सरकार में, आरएसएस के नेतृत्व में चल रही, आरएसएस के निर्देश से भाजपा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में किसी भी दलित नेता की कोई औकात नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। अगर उनका सम्मान होता तो जितने भी उनसे संबंधित जो मामले हैं, पहले उनके मिनिस्टर से, उनके लोगों से उस पर बहस होती, उस पर आंकड़े लिए जाते, उस पर खुलकर एक टिप्पणी ली जाती। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आखिरी सवाल,
आप सोशल जस्टिस राजनीति और एक और बात मैं शामिल कर दूं कि अभी बहुत बड़ी संख्या में जितने भी एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरी के जो सांसद जीत के आए हैं, सबसे अधिक सांसद भाजपा के ही जीत के आए हैं। अगर भाजपा की सरकार में रहते रहते एससी एसटी को सब कैटेगराइजेशन के नाम पर क्रीमी लेयर बता देना कि एससी एससी बहुत अमीर हो गया, मलाई खा रहा है, क्रीम खा रहा है, इसलिए उनके क्रीम की छटाई जरूरी है, इसका मतलब यह कि एससी एसटी पर हमले हैं। आपको मैंने कई सालों से जेएनयू और उससे बाहर भी सामाजिक न्याय और दलित मुद्दों पे लिखते, बोलते, पढ़ते, लड़ते सब देखा मैंने। आप अपनी दिल की आवाज़ और जो भी आपके अनुभव है उसकी बुनियाद पे आप इस मुश्किल की घड़ी में आप क्या सलूशन ऑफर करना चाहेंगे? बहुत ही संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, सोल्यूशन बड़ा सीधा है। सोल्यूशन बड़ा सीधा ऐसे मामले में है कि जब आरक्षण है, मैं ओबीसी के हवाले से उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद ओबीसी हूँ और बिहार में मैं ईबीसी में हूँ। तो ये देखना चाहूँ कि देखिए, बंटवारे की ज़रूरत तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से ज़रूरत रहती है और उसको चाहे तो आप सकारात्मक भी देख सकते हैं, नकारात्मक भी देख सकते हैं। अफसोस की बात है कि जो एक व्यक्ति जो मिडिल क्लास में डेवलप हो जाता है तो वो नहीं चाहता है कि उनके ही सगे संबंधी, उनके ही पीछे छूटे हुए भाई बंधु विकास की धारा में, मुख्य धारा में जुड़ पाएँ। और कई बार क्या होता है कि जब कोई नियम कानून आप ईमानदारी से नहीं लागू करेंगे तो इसकी ज़रूरत आ पड़ेगी कि आपको लगेगा कि सब कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। जब ओबीसी था तो ओबीसी में जो दबंग जाति के लोग थे बिहार में, वे तो शासन प्रशासन में चले जाते थे क्योंकि उनके लोग तो हर जगह थे। लेकिन जो गरीब तबके के जो ओबीसी में थे, जो जिनके पास भूमिहीन ओबीसी कह लीजिए, तो उनको कोई प्रशासन में घुसने नहीं देता था। और ये जो अपने ही तथाकथित ओबीसी जो लोग थे वह भी बड़ा उदासीनता दिखाते थे कि ऐसा नहीं है कि उनको हाथ दे के अपने बराबर में बिठा ले। बराबरी का एक प्रकार से एक ऐसी मानसिकता है कि ज़रूरत सबको है लेकिन देना कोई दूसरे को नहीं चाहता है। तो कर्पूरी ठाकुर जब सीएम बने, उन्होंने ईबीसी लागू किया, उन्होंने आरक्षण को बिल्कुल प्रोपोर्शन में एक ऐसा कर दिया कि जो गरीब से गरीब तबके के लोग थे बिहार में अचानक से उनको नौकरियों में प्रवेश मिला। और इसकी वजह से हम देखेंगे कि उत्तर भारत में हमेशा सब कैटेगराइजेशन को लोग पॉजिटिव रूप में देखते हैं। बल्कि उसका एससी में अगर आप दूसरा उदाहरण देखें तो बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो बिहार में उन्होंने दलित के बाद महादलित का भी सब कैटेगराइजेशन किया। इसकी ज़रूरत असल में इसीलिए भी पड़ी क्योंकि जो पहली बार जो सत्ता में पहुंच जाते हैं, प्रशासन में पहुंच जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं अपने पीछे के लोगों को। यह एक कटु सच्चाई है, यह जीवन की सच्चाई है, यह समाज की सच्चाई है, राजनीति की सच्चाई है। तो ऐसे में जब नीतीश जी ने एक महादलित अलग से आरक्षण दिया तो बहुत सारे जो एससी में भी जो बहुत कमज़ोर थे उनको कहीं ना कहीं जगह मिली और इससे फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान तो नहीं हुआ है। तो ये सबक है एक तरीके से सब कैटेगराइजेशन का विमर्श जो बार बार चला आता है बीच में, यह सबक है उन तमाम मजबूत हुए ओबीसी के लिए, थोड़े मजबूत हुए एससी के लिए या किसी के लिए कि आप ईमानदारी से, अगर आपके घर में चूल्हा जल रहा है 2 टाइम तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके पड़ोसी के घर में भी 2 टाइम चूल्हा जले। क्योंकि जिस टाइम उनके घर में चूल्हा एक वक्त जलने लगेगा तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से आपके खिलाफ विरोध पनपने लगेगा। बल्कि ईडब्ल्यूएस में अभी तक जो गरीब सवर्ण है, ईमानदारी से जो गरीब सवर्ण है, वो अपना 10% हक लेने के लिए जो अमीर से अमीर लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के जो नौकरी में चले जा रहे हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए नाम लेके। अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी में ऐसे कई प्रसंग सामने आए हैं जिसमें कि कोई एक कैंडिडेट जो यूआर में पीछे रैंक में पा गया, उसे पता चला कि ईडब्ल्यूएस का अगर सर्टिफिकेट बनाते तो मेरा रैंक इम्प्रूव कर जाता, तो वही कैंडिडेट पिछली बार यूआर से उन्होंने परीक्षा दी और अगली बार उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लिया और उसके बाद उन्होंने जब परीक्षा दी तो उनका रैंक मिल गया। आखिर यह कैसे हो रहा है? तो सब कैटेगराइजेशन का डिबेट बहुत हद तक एक ईमानदारी का भी डिबेट है, लेकिन अभी जो इस वक्त जो यह जजमेंट आया है इसमें नकारात्मक
प्रभाव अधिक है, नकारात्मक पहलू है इसमें, है जो दलित समाज पर सीधा सीधा हमला है ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई जी।